असीमानुराग लीला। पुष्प चयन करने के लिए श्री प्रिया वन में पधार रही हैं। आगे आगे रूप मंजरी हैं। उनके हाथ में एक डलिया है जिसमें भीतर के हिस्से में केले के पीले पीले पत्ते बिछाए हुए हैं। श्री प्रिया की बाईं ओर ललिता हैं, दाहिनी ओर विशाखा। चित्रा आदि सखियाँ कोई आगे कोई पीछे चल रही हैं। यमुना के किनारे किनारे जो पगडंडी दक्षिण की तरफ गई है उसी पर वे सब चल रही हैं। पगडंडी के पूर्व के हिस्से में मेहंदी की झाड़ियों की कतार लग रही है तथा पश्चिम की ओर तट के किनारे किनारे पर तट से कुछ हटकर वन्य पुष्पों की झाड़ियाँ हैं। श्री प्रिया रह रहकर पीछे की ओर ताक लेती हैं। यमुना के निर्मल प्रवाह में किनारे किनारे लाल नीले उजले कमल खिल रहे हैं। हंस एवं अन्य जल जातीय पक्षी ऊपर से उड़कर आते हैं तथा पानी पर छप से कूद जाते हैं। पानी उनके पंख संचारित वायु से तथा वेग पूर्वक कूदने से हिलोरे खाने लग जाता है, जिससे डंटी सहित कमल तेजी से हिलने लग जाते हैं। श्री प्रिया कभी हिलते हुए कमलों की ओर भी दृष्टि डाल लेती हैं। पगडंडी पर चलती हुई श्री प्रिया वहां आ पहुंचती है जहां पगडंडी राजमार्ग को पार करती है। वहां पहुंचकर श्री प्रिया कुछ ठिठक जाती हैं तथा पश्चिम की तरफ ताकने लग जाती हैं। इसी समय पूर्व की तरफ से एक ग्वालिन दौड़ती हुई आती है। ग्वालिन के सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मुख लाल लाल हो रहा है, आंखें बिल्कुल चढ़ी हुई हैं, मानो मद पीकर मतवाली सी हो रही हो। ग्वालिन आकर रानी से चिपट जाती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। रानी की भी आंखें भर आती हैं। रानी अतिशय प्यार भरे स्वर में पूछती हैं, क्यों, बोल। रानी उसको जोर से हृदय से चिपका लेती है। ग्वालिन सिर उठाती है और देखती है कि यहाँ कौन कौन है। फिर कुछ देर तक पगली सी खिलखिलाकर हंसती रहती है। फिर कुछ क्षण चुप रहकर हठात अतिशय मधुर स्वर में गाती है, काहे मारे नैना बान सामरो। एक कड़ी गाकर ही बस उसी को बार बार बावली की तरह दोहराती हुई ताली पीटती हुई पश्चिम एवं दक्षिण की ओर सघन वन में जा घुसती है। रानी जोर से बोल उठती हैं, रूप रूप उसे संभाल। रानी की आज्ञा से रूप मंजरी उसके पीछे दौड़ जाती हैं तथा वृक्षों की ओट में हो जाने से दोनों का ही दिखना बंद हो जाता है। रानी अब किनारा छोड़कर पगडंडी की राह से सघन वन में प्रवेश करती हैं, पर वे मनी मन गुनगुनाती जा रही हैं, काहे मारे नैना बान सामरो। रानी का हृदय ज्यों ज्यों उस कड़ी की आवृत्ति करता है त्यों त्यों ठीक तदनुरूप झांकी उन्हें अपने आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दिखने लग जाती है। रानी देखती है कि प्यारे श्याम सुंदर कदम की छाया में खड़े हुए वंशी में फूंक भर रहे हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान है तथा अतिशय प्यार भरी तिरछी चितवन से मेरी ओर देख रहे हैं। रानी का हृदय अब बेकाबू सा होने लगता है। मन की गुनगुनाहट होठों से बाहर निकल पड़ती है। रानी बड़ी सुरीली तान से वन को एक क्षण के लिए निनादित कर देती हैं। सुरीली तान से सारा वन गुंजित हो रहा है, काहे मारे नैना बान सामरो। रानी की आवाज़ सुनकर ललिता रानी के मुखारविंद के सामने चली जाती हैं। रानी बड़ी उतावली से कहती हैं, ललिते इधर देख, जामुन के पत्ते पत्ते में भी खड़े हैं। ललिता जामुन की ओर दृष्टि डालती हैं तथा रानी से कहती हैं, देख तू अभी घर के पास है, थोड़ी सावधानी से चल। ललिता की बात सुनकर रानी के मुख पर कुछ घबराहट सी आ जाती है। वे संभल जाती है तथा जल्दी से पैर बढ़ाकर चलती हुई मंजरियों से लदे हुए एक आम्र वृक्ष की जड़ के पास पहुंचकर उससे 3-4 हाथ पूर्व की ओर दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाती हैं। आम्र की मंजरियों पर मधुमक्खियों की भीड़ भन-भन करती हुई उड़ रही है। भौरे भी गुनगुनाते हुए मंडरा रहे हैं। आम्र की डाली पर कोयल की तरह की पर कोयल से बड़े आकार की एक चिड़िया बड़े ही मधुर स्वर में धीमे धीमे बोल रही है। चिड़िया के पंख लाल एवं हल्के काले रंग के हैं एवं आँखें बिल्कुल लाल रंग की हैं। वह अपनी लाल पुतलियों को कोयों में नचाती हुई रानी की ओर देखने लगती है। रानी भी दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखती है। पहली दृष्टि में तो वह चिड़िया छाया सी दिखती है, पर फिर तुरंत दूसरे क्षण ही रानी को उसकी आंखों की पुतलियों में उसके पंख के प्रत्येक भाग में तिरछी चितवन किए हुए श्याम सुंदर की झांकी दिखती है। उनका हृदय फिर तेजी से आवृत्ति करता है, काहे मारे नैना बान सावरो। इस बार उस चिड़िया की कंठ ध्वनि भी रानी को यही गाती हुई प्रतीत होती है, काहे मारे नैना बान सावरो। रानी का हृदय इतना अधिक भावों से भर जाता है कि वे फिर एक बार मधुर स्वर में जोर से गाने लगती हैं, काहे मारे नैना बान सावरो। यह गीत गाते गाते रानी उठ पड़ती हैं तथा आम्र वृक्ष की एक डाली झुकाकर उसमें से 2-1 मंजरियाँ तोड़ती हैं। तोड़ते तोड़ते पुनः आम्र मंजरी के स्थान पर उन्हें श्याम सुंदर की झांकी होने लगती है। आम्र मंजरी हाथ से गिर पड़ती है। ललिता उसे उठाकर लवंग मंजरी के हाथ में जो डलिया थी उसमें रख देती हैं। रानी बैठ जाती हैं तथा दोनों कानों पर अपना हाथ रखकर ऐसी मुद्रा बनाती है मानो बड़े ध्यान से कुछ सुन रही हों। फिर बड़ी तेजी से आगे दक्षिण की ओर
के तमाल वृक्ष पर दृष्टि जमा कर कहती हैं, ललिते वह सुन, वे मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहे हैं। आह, कितनी मधुर कंठ ध्वनि है। ललिता कुछ उत्साह भरी दृष्टि से रानी की ओर देखती हैं, कुछ क्षण देखते रहकर फिर धीरे से कहती हैं, पर मैं तो कुछ भी सुन नहीं रही हूँ। देख, पहले की तरह आज भी भ्रम हो रहा है। श्याम सुंदर तो चंपा कानन में मिलने का इशारा कर चुके हैं, वे वहीं होंगे। रानी बड़ी तेजी से दक्षिण की ओर दौड़ पड़ती हैं तथा उसी तमाल के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं एवं अतिशय प्यार से बोलने लगती हैं, मानो सामने श्याम सुंदर खड़े हों और वे उनसे बातें कर रही हों। श्री प्रिया कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, ललिता विश्वास नहीं करती, तुम एक बार जोर से हंस दो। रानी ऐसा अनुभव करती है कि प्यारे श्याम सुंदर मेरे कहने से जोर से हंस रहे हैं। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती। वे बड़ी प्रसन्न मुद्रा में ललिता से कहती हैं, देख ललिते, अब बोल, तू भ्रम बतला रही थी ना। ललिता कुछ आश्चर्य भरी मुद्रा में कहती है, पता नहीं बहन, तुझे क्या हो गया है। सच, श्याम सुंदर यहाँ नहीं है। तू स्वयं हंसती है और मान बैठती है कि प्यारे श्याम सुंदर हंस रहे हैं। ललिता की बात सुनकर रानी कुछ दुखी सी हो जाती हैं तथा तमाल से जाकर चिपट जाती हैं और करुणा मिश्रित स्वर में कहती हैं, प्रियतम, क्या करूं? यह ललिता विश्वास नहीं करती, इसे कैसे समझाऊं? एक दो क्षण के बाद श्री प्रिया ऐसी मुद्रा बनाती है मानो श्याम सुंदर उनके कान में कुछ कह रहे हैं और वे अतिशय ध्यान से सुन रही हों। कुछ देर तक उस मुद्रा में रहकर श्री प्रिया मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं, फिर बड़े उल्लास से कहते हैं, ललिते, प्यारे श्याम सुंदर ने उपाय बतला दिया है। देख, मैं अभी अभी तुझे विश्वास कराए देती हूँ। ललिता बीच में ही बोल उठती हैं, क्या उपाय बतलाया है? ललिता की बात सुनकर रानी कुछ झेप सी जाती हैं। कुछ देर ठहर कर कहती हैं, रूप कहाँ गई? आह, वह अभी तक वापस नहीं आई। रानी यह कह ही रही थी कि रूप मंजरी उसी ग्वालिन का हाथ पकड़े हुए वहाँ आ जाती हैं। रूप मंजरी को देख रानी प्रसन्न होकर कहती है, री इधर आ। रानी की आज्ञा सुनते ही रूप मंजरी पास में आकर खड़ी हो जाती हैं। रानी उसे हृदय से लगाकर कहती है, रूप, उधर देख, देख कर बता, क्या वहाँ मेरे प्रियतम श्याम सुंदर खड़े नहीं हैं? रानी रूप मंजरी को अंगुली से उसी तमाल की ओर देखने का संकेत कर रही हैं। वह उधर ही ताकने लगती हैं। दृष्टि उधर फिरते ही रूप मंजरी को ठीक वहाँ श्याम सुंदर दिखाई पड़ते हैं। वह प्रेम में डूबने लगती है। उसकी दशा देखकर ललिता कुछ आश्चर्य में पूछती है, रूप, तू इस तरह एकाएक विवल क्यों हो गई? रूप मंजरी कहती है, आह ललिता रानी, उधर देखो, प्यारे श्याम सुंदर कितनी प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर ताक रहे हैं। रूप मंजरी की बात सुनकर ललिता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उसका गला भर आता है और वे अतिशय उतावलेपन की मुद्रा में कहती हैं, मेरी प्यारी रूप, मुझे नहीं देख रहे हैं। रानी ललिता की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस देती हैं तथा कहती हैं, ललिते, अब बता, मैं तो तुम्हारी दृष्टि में बावली हूँ, पर रूप तो बावली नहीं, उसे क्यों श्याम सुंदर दिख रहे हैं? ललिता अतिशय प्यार से रूप मंजरी के पास जाकर उससे शीघ्रता से कहती है, रूप, क्या सचमुच श्याम सुंदर वहाँ खड़े हैं? रूप मंजरी, हाँ ललिता रानी, वह देखो, वे मुस्कुराकर तुम्हारी ओर देख रहे हैं। रूप मंजरी की बात सुनकर ललिता अतिशय आश्चर्य भरी मुद्रा में कहती हैं, बहुत शीघ्रता से उससे कहती है, रूप, मुझे फिर क्यों नहीं दिखते? रूप मंजरी प्रेम में अधिकाधिक अधीर होती जा रही हैं। ललिता उसे जाकर पकड़ लेती हैं। रूप मंजरी ललिता के सहारे से धीरे धीरे उनके चरणों में बैठ जाती हैं। ललिता कुछ क्षण सोचती रहती हैं, फिर कहती हैं, अच्छा रूप, तू श्याम सुंदर से पूछ तो सही, तुम्हें क्यों दिख रहे हैं? रूप मंजरी उस तमाल के वृक्ष की ओर कुछ देर तक देखकर कहती हैं, ललिता रानी, प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं। रूप मंजरी का कंठ भर आ जाता है। कहते कहते वाणी रुक जाती है। ललिता बड़े प्यार से पूछती है, हाँ हाँ, क्या कहते हैं, बोल। रूप मंजरी कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर ने कहा कि अभी अभी तुम्हें मेरी प्यारी राधा ने अपने हृदय से लगाया था, इसीलिए तुम मुझे देख रही हो। रानी रूप मंजरी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं, पर ललिता की मुद्रा कुछ ऐसी अस्त व्यस्त सी है कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे किसी बात पर गंभीरता से विचार कर रही हों। अब रूप मंजरी रानी के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। रानी कुछ गंभीरता के स्वर में ललिता से पूछती हैं, क्यों, अब विश्वास हुआ? मुझे बावली बता रही थी ना? ललिता अतिशय व्याकुलता मिश्रित स्वर में कहती है, रूप, अच्छा एक बार श्याम सुंदर से पूछ, फिर वे मुझे क्यों ठग रहे हैं? मैं तो उन्हें नहीं देख पा रही हूँ, ऐसा क्यों? रूप मंजरी कुछ देर पुनः तमाल की ओर देखकर कहती है, ललिता, आह वह देखो, तुम्हारे बिल्कुल दाहिने कंधे के पास खड़े होकर वे कह रहे हैं कि रूप, यदि ललिता आदि को ठगूं नहीं, तब तो फिर यहाँ बावलियों का समुदाय इकट्ठा हो जाए। मेरी प्यारी राधा बावली है ही, ललिता भी बावली हो जाए, फिर मेरी प्राणेश्वरी राधा को कौन संभाले? ललिता से कहते कहते रूप मंजरी प्रेम में मूर्छित सी होने लगती है। ललिता का भी चेहरा प्रेमावेश की अतिशयता के कारण बिल्कुल लाल सा हो जाता है।
उनका मन भावों के समुद्र में डूबने उतराने लगता है। वे कुछ बोलना चाहती थी कि इसी समय रानी बिल्कुल बावली सी होकर बड़ी तेजी से दक्षिण की ओर दौड़ने लग जाती हैं। ओढ़नी सिर से नीचे गिर जाती है तथा अंचल भी सिर से अब गिरा तब गिरा होने लग जाता है। रानी तेज स्वर में बोलती जा रही है, देखो अभी पकड़ लेती हूँ, मैं भी दौड़ना जानती हूँ। रानी की यह दशा देखकर ललिता का भाव बदल जाता है। वे रानी को संभालने के लिए तेजी से उधर ही दौड़ने लगती हैं तथा जाकर उन्हें पकड़ लेती हैं। रानी बड़ी तेजी से दौड़ रही थी, इसीलिए उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। ललिता के पकड़ते ही वे बोली, छोड़ छोड़, नहीं तो वे बहुत आगे निकल जाएंगे। रानी बड़ी फुर्ती से छुड़ाने की चेष्टा करती हैं, पर छुड़ा नहीं पाती, इसीलिए लाचार होकर करुणा भरी दृष्टि से ललिता की ओर देखने लग जाती हैं। रानी ऐसा अनुभव कर रही है कि श्याम सुंदर पगडंडी पर दक्षिण की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं। उन्हीं को पकड़ने के लिए मैं भी दौड़ रही हूँ। अब जब ललिता ने पकड़ लिया तथा उनसे छुड़ा नहीं पाई तो जोर से बोल उठी कि प्यारे ठहर जाओ। रानी के ऐसा कहते उन्हें अनुभव होने लगा कि श्याम सुंदर करीब 150 गज दक्षिण की तरफ हटकर उन्हीं की ओर मुख किए हुए खड़े हैं। रानी को कुछ ढाढ़स हो जाता है कि वे खड़े हो गए। वे फिर ललिता से कहती हैं, वह देख, मेरे प्राणेश्वर मेरी बात मानकर मुझे थकी देखकर खड़े हो गए हैं। ललिता उधर देखती हैं, पर पीले पुष्पों से लदी हुई झाड़ियों के सिवा और कुछ भी नहीं देख पाती। हठात रानी देखती हैं कि वहाँ श्याम सुंदर नहीं है। यह अनुभव होते ही प्राणों की व्याकुलता मिश्रित एक चीख मारकर रानी माथे को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ जाती हैं। ललिता कुछ विचार में पड़ जाती हैं तथा उपाय सोचने लग जाती हैं कि किसी प्रकार इस बावली सखी को यह जचा दूँ कि श्याम सुंदर तुम्हारी प्रतीक्षा में मेरे कुंज में बैठे हैं। इसीलिए वे विशाखा को कुछ इशारा कर दी हैं। रानी सिर नीचा किए हुए बिल्कुल निश्चेष्ट सी बैठी हैं। विशाखा धीरे से रानी के कंधे को हिलाकर कहती है, बावली, तू तो यहाँ पत्थर की मूर्ति बनी बैठी है और प्यारे श्याम सुंदर चंपा कानन में तेरी बाट देख रहे हैं। विशाखा की बात सुनकर रानी कुछ घबराई सी होकर इधर उधर देखने लग जाती हैं तथा कुछ क्षण बाद पूछती हैं, तो क्या सचमुच मुझे भ्रम हो गया था? मेरे प्यारे श्याम सुंदर यहाँ नहीं है? विशाखा बड़ी तेजी से कहती है, हाँ बहन, तुझे भ्रम हो गया है। विशाखा की बात सुनकर रानी कुछ गंभीर सी होकर खड़ी हो जाती हैं तथा चुपचाप शांत भाव से धीरे धीरे पगडंडी पर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगती हैं। ललिता चाहती है कि वह बावली सखी बातों में किसी प्रकार उलझी हुई रास्ता चलती रहे, तब तो जल्दी पहुंचना संभव है, नहीं तो पता नहीं कुंज तक पहुंचते पहुंचते फिर किस भावावेश में जा पहुंचे, और नहीं तो कम से कम गिरिवर स्रोत तक तो शांति से चले चले, फिर कोई भय नहीं। इसी विचार से ललिता रानी से कहती है, हाँ तुमने स्वप्न सुनाने की बात कही थी, अब सुना। रानी ललिता की बात सुनकर मानो सोकर जगी हो इस मुद्रा में पूछती है, कैसा स्वप्न? ललिता, क्यों भूल गई? तुमने कहा था कि ठीक उषा काल के समय मैं आज अतिशय सुंदर स्वप्न देख रही थी। रानी के मुख पर इस बात को सुनकर प्रसन्नता छा जाती है। वे कहती हैं, हाँ कहा था, सचमुच ललिते, बड़ा सुंदर स्वप्न था। ललिता बड़ी उत्कंठा की मुद्रा में कहती हैं, फिर जरूर सुना। रानी कुछ बोलना चाहती हैं पर रुक जाती हैं, फिर मुस्कुराकर कहती हैं, देख, प्यारे के हृदय से लगी हुई मैं आनंद में बेसुध सी हो रही थी। नींद आज रात में एक क्षण के लिए भी आई ही नहीं, पर प्रभात होने के अंतिम क्षण पहले आंख लग गई। मैं देखती हूँ कि संध्या का समय है। मैं गौरी पूजन करने के लिए केशी तीर्थ वाले घाट पर स्नान करने आई हूँ। आकाश में बादल छाए हुए हैं। घाट पर पैर रखा ही था कि प्यारे श्याम सुंदर उत्तर पूर्व के कोने की एक झाड़ी के पास खड़े दिख पड़े। प्यारे एकटक मुझे एवं मैं प्यारे को एकटक देख रही थी। उसी समय बड़े जोर की आंधी चली, चारों ओर अंधकार छा गया। बिजली जोर से रह रहकर चमक जाती थी। बिजली के प्रकाश में मैंने देखा वे मुझे अपने पास आने के लिए हाथों से इशारा कर रहे हैं। मैं बावली सी होकर दौड़ पड़ी। पानी की बूंदें टप टप करती हुई मेरी साड़ी पर गिर रही थी। ललिता, मैं ऐसा अनुभव करने लगी कि साड़ी बिल्कुल भीग गई है। मैं उसी भीगी साड़ी को लपेटती हुई प्यारे श्याम सुंदर की ओर तेजी से बढ़ने लगी, पर पैर उठते नहीं थे। हृदय चाहता था दौड़कर प्रियतम के पास जा पहुंचूं, पर दौड़ पाती नहीं थी। मन व्याकुल होने लग गया। उसी समय देखती हूँ कि वे स्वयं मेरे पास आ गए हैं। उनकी आंखों से प्रेम झर रहा था। आते ही वे प्यार से बोले, प्रिय, तो बिल्कुल भीग सी गई है। उस आम्र निकुंज में चले चलें। वर्षा का वेग थोड़ा रुकने पर चली जाना। ललिता, प्रियतम की बात सुनकर मेरा हृदय बिल्कुल भर आया। आंखें भर आईं, मानो हृदय पानी बनकर प्रियतम की ओर बहने लग गया। फिर प्यारे श्याम सुंदर ने अतिशय प्यार से मुझे उठाया। मेरे पैर मात्र जमीन पर थे, बाकी शरीर का संपूर्ण भार प्यारे श्याम सुंदर के ऊपर देकर चल पड़ी। सघन आम्र के वृक्षों का निकुंज पास में ही था।
उसकी आड़ में हम दोनों जा छिपे। वायु का वेग वहाँ अत्यंत धीमा था। वहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने अपने प्यार भरे हाथों से मेरे कमर के ऊपर के गीले वस्त्रों को उतार दिया, मेरे उन अंगों को अपने पीताम्बर से ढक दिया, फिर कमर के नीचे भी पीताम्बर बांधकर मेरी गीली चुनरी को अपने हाथों में लेकर निचोड़ने लग गए। ललिता, जिस समय प्यारे श्याम सुंदर उसे निचोड़ रहे थे, पानी की धारा उनके पैरों पर गिर रही थी। उस समय मेरा हृदय असीम अनुराग से अधिकाधिक बढ़ता जा रहा था। रानी स्वप्न की बात ललिता से कहती जा रही थी तथा प्रेम से उनका हृदय भरता जा रहा था। रानी की बात सुनकर ललिता बीच में ही बोल उठती है, बावली, क्या भूल गई? अनंत चतुर्दशी के दिन ठीक यही घटना घटी थी। तूने ही तो मुझसे कहा था। अब ललिता की बात सुनकर रानी कुछ चौंक सी जाती है। रानी का सुंदर मुखारविंद कुछ ऐसी मुद्रा धारण कर लेता है मानो वे कुछ याद कर रही हो। कुछ क्षण चुप खड़ी रहकर बोल उठती है, हाँ री, ठीक है, सचमुच अब याद आई। देख, संभवतः आज बिल्कुल सोई ही नहीं, प्यारे के हृदय में मुँह छिपाई लेटी हुई थी। अनंत पूजा के दिन तुमने कौस्तुभ मणि के ध्यान का वर्णन करते हुए यह कहा था कि भगवान अनंत के हृदय पर कौस्तुभ रहता है। तू तो कौस्तुभ का वर्णन करने लग गई, पर मेरा मन प्यारे श्याम सुंदर के विशाल वक्षस्थल की शोभा के ध्यान में इतना तल्लीन हो गया कि मैं तुम्हारी बात फिर आगे सुन नहीं सकी। मैं सोचने लगी कि प्यारे श्याम सुंदर जिस समय मेरे गले में बाँह डालकर हृदय से लगाते हैं, उस समय मेरा सिर उनके वक्षस्थल पर जा टिकता है। ऐसा करके मेरे प्यारे आनंद में विभोर हो जाते हैं, पर मेरा कठोर सिर कहीं प्यारे के वक्षस्थल पर चोट तो नहीं लगा देता है। प्यारे के वक्षस्थल में सिर छिपाए हठात इसी भाव से पुनः भावित हो गई थी। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि प्यारे ने उसे जोर से अपने भुजपाश में दबा दिया। अपने हृदय की उमंग से प्यारे ने मेरे मस्तिष्क को भर दिया। पूजा के बाद उस दिन संध्या स्नान का दृश्य सामने नाचने लग गया। मैं उस चिंतन में बिल्कुल विभोर हो गई थी, बिल्कुल उसी तरह अनुभव करने लग गई थी। सारी के बोलने पर मेरी आंखें खुली। मैंने सोचा कि स्वप्न देखा है, सचमुच मुझे भ्रम हो गया था। रानी यह कहते कहते रुक जाती है तथा कान देकर कुछ सुनने लग जाती हैं। कुछ क्षण रुककर के फिर कहती हैं, सुन तो सही, मेरा नाम लेकर भी पुकार रहे हैं क्या? ललिता रानी का भावावेश बढ़े नहीं, इसीलिए खिलखिलाकर हंस पड़ती है तथा कहती हैं, तू बावली हुई है, चंपा कानन में श्री कृष्ण है, वहाँ से उनकी आवाज़ यहाँ कैसे सुनाई पड़ सकती है? जल्दी से चल, वहाँ चले, तू ही तो देर कर रही है। ललिता की बात सुनकर रानी कुछ गंभीर सी हो जाती है। बात करते करते गिरिवर स्रोत के पास सखी मंडली के सहित रानी पहुँच जाती हैं। अभी अभी रानी ने जो स्वप्न की बात कही थी उसकी स्मृति पुनः उनके मन में जाग उठती है। रानी चलती जा रही हैं तथा धीरे धीरे एक पद गुनगुनाते जा रही हैं। पद स्पष्ट नहीं सुन रहा है। गुनगुनाते रहने पर कभी कभी एक दो शब्द सुन पड़ते हैं, जिससे ललिता आदि को अनुमान हो जाता है कि पुनः उसी स्वप्न की लीला के भाव राज्य में अग्रसर होती चली जा रही हैं। इसी बीच वे गिरिवर स्रोत के पुल पर पहुंच जाती हैं। स्रोत का निर्मल जल, बंधे हुए किनारे, सुंदर पुल तथा किनारे किनारे स्थित वन श्रेणी को देखकर रानी का आंतरिक भाव उद्दीप हो जाता है। वे उसका संवरण करने में कुछ लाचार सी होने लगती हैं, साथ ही डरती भी हैं कि कोई कहीं आंतरिक भाव को जान न ले। अस्तु, इसी उधेड़ बुन में कभी चलती चलती रुक जाती हैं, कभी गुनगुन करती हैं एवं कभी इधर उधर देखने लग जाती हैं। रानी पुल को पार करके रंग देवी के कुंज के किनारे की सड़क पर चलने लगती हैं। स्रोत के दक्षिणी किनारे पर 5-5 हाथ की दूरी पर छोटे कद के चंपा के पेड़ एवं एक कतार में लगे हुए शोभा पा रहे हैं। चंपा वृक्षों में छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं। रानी बढ़कर टहनी के सहित फूल का एक गुच्छा तोड़ लेती हैं और सोचती जा रही हैं कि इसी फूल का आभूषण बनाकर प्यारे श्याम सुंदर के कानों में पहनाऊंगी। कभी श्याम सुंदर की छवि एवं कभी उस स्वप्न का दृश्य बारी बारी से अंतःकरण को उद्वेलित करता जा रहा है। अब फिर उस स्वप्न की स्मृति गाढ़ी हो जाती है तथा रानी भाव अधिक बढ़ जाने के कारण अत्यंत मधुर कंठ से गाने लग जाती हैं। आज गई हुती कुंजन लो, रसे उत बूंद घने घन घोरत, देव कहे हरि भीजत, देखी अचानक आए गए चित छोरत, लौटी बटू तट ओट कुटी के, लपेटी पटी सो कटी पट छोरत, चौगुन रंग बड़ो चित में, चुनरी के चुचात लला के निचोरत। रानी की मधुर कंठध्वनि वन को गुंजित करने लग जाती है। ललिता आदि कुछ निश्चिंत सी हो गई हैं, क्योंकि वे अब घोष से दूर एवं सघन वन श्रेणी को पार करके अपने कुंजों की सीमा में आ गई हैं। रानी बार बार उस अंतिम चरण को दोहराती हैं, चुनरी के चुचात लला के निचोरत। इसी समय रानी को दिखता है कि रंग देवी एवं चंपक लता के कुंज के बीच की जो सड़क गिरिवर स्रोत को पार करती है,
उसी सड़क के ऊपर पुल के पास प्यारे श्याम सुंदर खड़े हैं। रानी बड़ी तेज़ी से उन्हें पकड़ने के लिए उधर दौड़ पड़ती हैं, साथ में कहती जा रही है, वह देख फिर आ गए, वहाँ खड़े हैं। रानी के पीछे सभी सखियाँ दौड़ने लग जाती हैं। रानी वहाँ पहुँचकर शीघ्रता से पुल पार कर जाती हैं, पर वहाँ पहुँचते ही श्याम सुंदर दिखने बंद हो जाते हैं। रानी बड़ी आकुलता एवं आश्चर्य भरी दृष्टि से इधर उधर देखने लगती हैं, सोच रही हैं कि कहीं इसी जगह छिप गए हैं। एक बार चंपकलता की कुंज की चारदीवारी पर हाथ रखकर देखती हैं कि इधर गए होंगे। फिर रंगदेवी के कुंज की चारदीवारी के पास आकर देखती हैं कि शायद उस कुंज में जाकर छिपे हों। फिर पुल के पास स्रोत की सीढ़ियों पर जाकर देखती हैं कि पुल के भीतर तो नहीं छिप गए हैं। वहाँ से लौटकर निराशा सी होकर उत्तर की तरफ सीधे सड़क पर देखती हैं। इसी समय श्याम सुंदर उन्हें वहाँ से उत्तर सड़क पर राधा कुंड के पास खड़े दिख पड़ते हैं। रानी के आनंद की सीमा नहीं, वे बड़ी तेज़ी से उधर ही दौड़ती हैं तथा कहती जा रही हैं, वाह जी वाह, बलिहार है, इतनी फुर्ती से वहाँ जा पहुँचे। रानी यह कहते हुए दौड़ती चली जा रही हैं और कुछ ही क्षण में विद्युत गति से वहाँ पहुँच जाती हैं, पर वहाँ पहुँचते ही फिर श्याम सुंदर नहीं दिखते। रानी इधर उधर देखने लगती हैं। फिर श्याम सुंदर राधा कुंड एवं कृष्ण कुंड की सड़क पर बीच के हिस्से के पुल के नीचे खड़े दिखते हैं। रानी इस बार बैठ जाती है तथा रूठने की मुद्रा में होकर कहती है, जा, अब मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, तुम मुझे छोड़कर भागते चले जा रहे हो। रानी कुछ क्षण आंखें मूंदी रहकर फिर उधर ही देखने लग जाती हैं। इस बार श्याम सुंदर की बाकी झांकी मनमोहनी चितवन उन्हें बेसुध बना देती है। वे फिर दौड़ पड़ती हैं। कुंड की पूर्वी सीमा के पास पहुँचते पहुँचते उनका पैर लड़खड़ा जाता है। रानी अर्ध विक्षिप्त सी दशा में गिरती हुई सी धम से जमीन पर गिर पड़ती हैं तथा वहीं घास पर मूर्छित हो जाते हैं। ललिता आदि दौड़ती हुई आती हैं, देखती हैं रानी के मुंह से उजला फेन निकल रहा है। देखते ही सबका चेहरा सूख जाता है। ललिता उन्हें चट्ट से गोद में उठा लेती हैं, अपने अंचल से मुख पोंछती हैं, पर रानी को होश नहीं आ रहा है। वृंदा इसी समय वहाँ इंदुलेखा के कुंज से निकलकर चली आती हैं। सब में गंभीरता छा जाती है। आखिर मधुमती विशाखा की आज्ञा से मधुर कंठ से गाना प्रारंभ करती हैं। संगीत प्रारंभ होते ही रानी की दशा सुधरती सी दिखती है, अतः मधुमती और भी उत्कंठा से गाने लगती हैं। कोई एक सामरो री इत वह आवे जाई, ज्यों ज्यों नैनन देखिए री त्यों त्यों मन ललचाई। बदन मदन मनमोहना घूंगर वारे केश, मोहन मूरति माधुरी निर्तत मनोहर वेश। श्याम वरन हियो बेदियो जीवन मद छके नैन, रूप ठगोरी मोही लगीरी बिन देखे नहीं चैन। धीर हरन बड़री भुजारी मद गजराज की चाल, उर देखे मन आ वही वह रहिए बनमाल। समझाए समझत नहीं रही छकी मन रहो भोए, राम राय प्रभु सो रमी कहीं भगवान सखी सोए। गीत समाप्त होते ही सन्नाटा छा जाता है। रानी आंखें खोल देती हैं। उनके चेहरे पर अतिशय गंभीरता छाई हुई है। वे धीरे धीरे उठ बैठती हैं, फिर ललिता का सहारा लेकर खड़ी हो जाती हैं। ललिता रानी को पकड़े हुए अपनी कुंज की ओर बढ़ने लगती हैं। राधा कुंड की पूर्वी सड़क को पार करके कुंज में प्रवेश करती हैं तथा सीधे उत्तर की ओर चलती हुई चंपा कानन में आ पहुंचती हैं। एक सखी कुछ इशारा करती है। रानी पूर्व की ओर देखने लग जाती हैं। उधर से वृंदा की एक दासी आती है। ललिता के कान में कुछ धीरे से कहती है। रानी उस दासी से अतिशय प्रेम की मुद्रा में इशारे से ही कुछ पूछती हैं। दासी ललिता की ओर इशारा कर देती है। ललिता कुछ क्षण सोचती हैं, फिर चंपा कानन में आगे की ओर सबके साथ बढ़ने लग जाती हैं। फिर उत्तर एवं पश्चिम के कोने की ओर मुड़ जाती हैं। थोड़ी देर में ही चंपा कानन की सीमा के पास पहुंच जाती हैं। फिर कुछ रुककर पुनः धीरे से सीधे उत्तर की ओर बढ़ने लगती हैं तथा शरीफे के वन में प्रवेश करती हैं। कुछ देर बाद एक सुंदर शहतूत का वृक्ष दिखने लगता है। ललिता प्रसन्नता भरी दृष्टि से अभी कुछ देर पहले वृंदा की जो दासी आई थी उसकी ओर देखती है। दासी सिर हिलाती है। ललिता रानी की बाँह पकड़े उसी वृक्ष के पास जा पहुँचती हैं तथा खड़ी हो जाती हैं। जय जय श्री राधे।